भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस इजाफे में सबसे बड़ा योगदान सोने के भंडार का रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया और अमेरिका को बता दिया कि भारत कोई डेड इकोनॉमी नहीं है। कमाल हो गया है। देखिए, किसी भी जगह किसी भी मुल्क में अगर 60 से 80% करने में कामयाब हो जाएं, तो इसको कामयाब तरीन करार दिया जाए। जी हाँ, पिछले 2 हफ्तों से जो गिरावट पूरे भारत को डरा रही थी, उसे धता बताते हुए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने ऐसी वापसी की कि बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए, खास तौर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आप कह सकते हैं कि भारत ने आर्थिक पिच पर गर्दा उड़ा दिया है। क्या आप जानते हैं, जब पूरी दुनिया डॉलर की मार झेल रही होती है, तब आरबीआई ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिससे न सिर्फ रुपया स्थिर हुआ, बल्कि भारत के खजाने में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, करना भी है। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए और कैसे भारत का भंडार अब 682 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है गिरावट से। जी हाँ, पिछले महीने लगातार 2 हफ्तों तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार नीचे रहा था। एक हफ्ते पहले तो इसमें 7.51 बिलियन डॉलर की भारी गिरावट दर्ज की गई। बाजार में चिंता थी, लेकिन तभी आंकड़े हैं 29 मई 2026 को समाप्त हुए सप्ताह के। इन आंकड़ों के मुताबिक गिरावट का सिलसिला थमा ही नहीं, बल्कि भंडार में 938 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। अब भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 682.321 बिलियन डॉलर हो गया। याद दिला दे, 27 फरवरी 2026 को भारत 728.494 बिलियन डॉलर का ऑल टाइम हाई छू चुका था। हाँ, और अब भारत फिर से उसी तरफ मजबूती से आगे निकल चुका है। कि भारत किस तरह पाकिस्तान से आगे निकल गया, कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो है वो भारत ने क्या माइल्स स्टोन जो अचीव किए हैं। पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं की जाती, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में ऐसी बात करेंगे तो नॉर्मली या तो वो सेंसर हो जाएगी या ये कहा जाएगा कि आप मुहब्बे वतन नहीं है। लेकिन दिस इज द राइट मोमेंट दैट पाकिस्तान शुड टॉक ऑन दिस। पाकिस्तान शुड नो कि क्या ऐसी इक़दामात जो भारत ने किए जिसकी वजह से भारत तरक्की कर गया। अब जैसे अब हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या करने की जरूरत है, वो देखिए, हमने जो अभी डॉलर की बात हुई है, तो मेरी तो ये दुखती रख पे जो हाथ रखने वाली बात है कि जब मैं देखता हूँ हिंदुस्तान का रुपया के मुकाबले में हमारा 280 रुपये का एक डॉलर है। जो गाड़ी एक हम आजकल लेते हैं 1500 सीसी या 2000 सीसी आमना, जो 1 करोड़ की मिलती है तकरीबन, वो हिंदुस्तान में 17-18 लाख की मिलती है। देखिए कितना बड़ा जुल्म है। और छोटी गाड़ियाँ जो है ना, जो हमारी ऑल्टो वाल्टो जो है ना, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं बिल्कुल फजूल किस्म की गाड़ी हैं। एक छोटी सी टक्कर लगती है तो ख़त्म हो जाती हैं, वो भी 30-32 लाख की है। हिंदुस्तान में 7 से 8 लाख की है। तो एक तो डॉलर की वजह से जो मार पड़ी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉलर के हवाले से जहाँ हमारी गलतियाँ हैं, IMF का प्रेशर है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन अब सूरत हाल जिस तरफ आमना जा रही है, मुझे मादत के साथ कहना पड़ेगा, हर 6 महीने बाद, साल बाद कोई हुकूमत होती है, वो आके खिताब करती है, उनके प्राइम मिनिस्टर या अब तो हमारे आर्मी चीफ भी बड़े, फील्ड मार्शल भी बड़े एक्टिव हैं। दानादारी से कोशिशें भी होती हैं कि मामला चलाए जाएं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेहतर हो, हमारी एक्सपोर्ट हो, तिजारत के वाले से अच्छी खबरें आएँ। अब ये जो स्केल्स हैं, ये तो लगता है उनकी तरफ टिप कर गए। जी देखिए, ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि दैट्स वाई ये जो आपने 7.1 बिलियन डॉलर्स रखे हैं, इस वॉर को जरा समझने की जरूरत है कि इसमें प्रॉक्सी स्पॉन्सर भी बैठा हुआ है, इसमें इंसर्जेंट्स को लीड करने वाले भी बैठे हुए हैं, तो और इसको टेररिज्म एज अ टूल ये इस्तेमाल हो। इसका मतलब है कि स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड टेक्टिकल एट ऑल लेवल्स इट हैज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। और इंडिया ऑफ कोर्स उसको फंडिंग भी करता है, प्लानिंग भी करता है, स्ट्रेटेजाइज भी करता है। मरवत साहब, यही मुझे बताएं कि रियलिटी चेक करें, कौन सा इस्लामी मुल्क है। लोगों ने तो सफीर को नहीं उसके वापस भेजा, वो ताल्लुकात को नहीं छोड़ा, अपने ट्रेड को नहीं कम किया, वो कैसे स्टैंड लेंगे? आप हकीकत की जबान बोल रहे हैं। वाकई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मौजूदा इस्लामी दुनिया में शायद ही किसी मुल्क की ये जुर्रत हो मुखालिफ या मनाफी पॉलिसियां मुरतब कर सके। लेकिन ये आम हालात में तो हम सब मुस्लिम उम्मा जो है वो तो बिल्कुल झुकी है। लेकिन जब जंग छिड़ जाती है कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, इंडियन फॉरेन ऑफिस कहता है जी कि हमें इतराज है वहां पे क्यों इलेक्शन हो रहे हैं। मतलब आपके यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने
सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को मजबूर किया कि कश्मीर के अंदर इलेक्शंस करवाओ। तुम इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? मतलब हम इलेक्शन करवाते हैं, आपको प्रॉब्लम है। आप इलेक्शन नहीं करवाते, वहां पे गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट फोर्स करती है कि फलां देर के अंदर अंदर इलेक्शन करवाओ, और आप कहते हैं मजबूरन करवाने पड़ते हैं आपको। मतलब हमारा आपको क्यों बुरा लगता है गिलगित में इलेक्शन करवाना? आप तो खुद तो करवाते नहीं है और सुप्रीम कोर्ट मजबूर करती है। क्या कहेंगे इस पे? दो बातें बड़ी क्लियर हैं कमर साहब। इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए, इलेक्शंस के लिए बात आप कर रहे हैं। दिस अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। कहाँ मार्शल लॉ, कहाँ वगैरह वगैरह, लेकिन आपके मुंह से ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी के लिए करवट बदल रहा है, अंगड़ाई ले रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। अब आती है बात कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आप एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप ना आधी बात सुनते हो और आधी बात करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब 5 साल तक इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे, सेंट्रल रूल था, उसको खत्म करिए और इलेक्शन लेकर आइए, बात खत्म है। दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द पावर ऑफ द डेमोक्रेसी। बड़ी सिंपल बात है, कोई सरकार, कोई इंसान अकेले इस चीज का डिसीजन नहीं ले सकता। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है तो है, डेमोक्रेसी है तो है। अब आगे बात आपकी कि आप गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन कराएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। हमें नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की फॉरेन रिजर्व को बढ़ते देख पाकिस्तानी मीडिया में एक बार फिर खलबली मच गई है। जी हां दोस्तों, कुछ समय से भारत की फॉरेन रिजर्व नीचे गिर रही थी और ये देखने के बाद सारी दुनिया और पाकिस्तानी खास करके इस पर खुशी मना रहे थे। लेकिन जैसे ही भारत ने मास्टर स्ट्रोक खेला और जिस तरह से सोने में भारी इन्वेस्टमेंट आई, भारतीय फॉरेन रिजर्व एक बार फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, कुछ समय से ये लोग हल्ला कर रहे थे कि भारत ने सोना बेच दिया। आज सभी को पता चल गया कि भारत ने सोना बेचा नहीं, भारत ने सोना खरीद लिया। जैसे ही दोस्तों ये खबर आई, पूरी दुनिया हैरान हो गई, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ रहा है और उसको काउंटर करने के किसी के पास उपाय नहीं सूझ रहा, वहाँ पर भारत का फॉरेन रिजर्व हो, जीडीपी हो, सभी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रॉब्लम नहीं होती, अगर सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो तकरीबन 1.9 बिलियन जो जनता वहां रहती है, वो अभी तक रूरल बैकग्राउंड में क्यों है? उसको आप अर्बनाइज क्यों नहीं करते? वहां डेवलपमेंट क्यों नहीं लाते? भाई, अगर आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो लोगों के लिए होनी चाहिए ना, वो आपके लिए तो नहीं होनी चाहिए। आप वहां के रेयर अर्थ मटेरियल निकाल रहे हैं, आप चाइना को वहां माइनिंग करने दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। आप उस आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो आवाम आपके साथ ना थी, ना है, ना रहेगी। दे बिलोंग टू इंडिया। गिलगित बाल्टिस्तान इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। और उसका प्रूफ दे देता हूं, क्योंकि आपके शो पर प्रूफ देना बड़ा जरूरी होता है। भाई, हमारे पास आज भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वहां की, उसमें 24 सीटें अभी भी गिलगित बाल्टिस्तान की रखी हुई है, जो कि क्यों रखी है? साहब, आपने अपने घर में क्या रखा हुआ है इसका?